हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या स्ट्रेटेजी रही थी कांग्रेस की या नेशनल मूवमेंट के लीडर्स की, और क्या क्या उस समय उनके आगे क्वेश्चंस थे कि किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए इस आंदोलन के खत्म होने के बाद। तो उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, 4-5 पेज का है, लेकिन कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को बताएं कि रिसेंटली हमारे प्लेटफॉर्म ने विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है और आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं विश्वास दिवस का, जो कि 10 मार्च तक वैलिड है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। देखिए, काफी सारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे जो कि गाइडेंस ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कई बार वो गाइडेंस मिल पाता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस मिल पाती हैं। लेकिन आज आपके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म स्पेशल ऑफर दे रहा है 10th ऑफ मार्च तक, जो वैलिड बना हुआ है। तो आप में से जो भी बच्चे जो 2025 के लिए अपियर होंगे, 26 के लिए अपियर होंगे, या जो बच्चे 12th पास आउट है और आने वाले 3 साल में तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। संकल्प 4.0 बैच 9,999 में केवल 10 मार्च तक है। उसके बाद ये सब ऑफर खत्म होगा। नॉर्मल जो आपका प्राइस है वही चालू हो जाएगा। इसी के साथ प्रहार 2.0 6,999, यानी मात्र 7,000 में आपको ये बैच मिल रहा है। ये जो प्रारंभ 2026 का बैच है, नाम से ही पता लग रहा है 2026, ये चल रहा है 2024। यानी यहाँ पर हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर चलने वाले हैं जो भी बच्चे आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक लगातार तैयारी करना चाहते हैं। बेसिकली 12th पास आउट बच्चे या फिर कोई और भी बच्चे जिनको लग रहा है कि हमको 3 साल का समय चाहिए, वो इन कोर्स से जोड़ सकते हैं। प्रारंभ 2026 बैच से 3 साल का बैच होगा। पूरे 3 साल का जो कोर्स है वो आपको केवल 29,999, यानी मात्र 30,000 में मिल रहा है। तो देखो, ये कोर्सेज पर ये जो स्पेशल ऑफर है, ये देख सकते हो 50 का 30 में मिल रहा है, 20 का 7 में मिल रहा है, या फिर 21,000 का है 9,000 में, 10,000 में मिल रहा है। तो बेसिकली ये केवल 10 मार्च तक है, विश्वास दिवस के अंडर में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी आप विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहां मिल जाएगी। तो पहले आप बैच को देख लो, समझ लो, आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, प्लानिंग समझ में आ जाती है, तो बिल्कुल भी इधर उधर मत सोचो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि प्राइस बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, फिर वही है कि उतना ही ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, आप परचेज नहीं कर पाएंगे, और ये ऐसा अमाउंट है जो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से टारगेट रखिए। अब ये मत सोचिएगा जून बात करूंगा, अक्टूबर बात करूंगा, नवंबर बाद, या अगले साल न्यू ईयर बात, नहीं, वो समय नहीं आएगा, समय आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। और ये जो चैप्टर है ये बात करने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के इतिहास की, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या स्ट्रेटेजी हो कांग्रेस की, इसको लेकर कांग्रेस में थोड़ा सा मतभेद चल रहा था, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और देखो, कांग्रेस एक पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। कांग्रेस में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, लिंग, सभी प्रकार के लोग थे। तो इतने अलग लोगों की विचारधाराओं में भी नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही, घर में ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा दल, इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो विचारधारा का टकराव है ना, वो हमें दिखाई देता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। तो बेसिकली ये चैप्टर यही आपको बताता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस जो है ये डिसाइड करती कि हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इस पर ही यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, कांग्रेस ने उन चैलेंजेस से अपने आप को कैसे उबारा, सब कुछ डिटेल से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या बोलता है राइटर यहाँ पर, आंदोलन की वापसी के बाद राष्ट्रवादियों के मध्य द्विस्तरीय बहस, यानी कि आंदोलन खत्म हो चुका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ था, लास्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद से, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद से हम देखते हैं कि एक बार जब मूवमेंट को वापस लिया गया था तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस समय चल रहा था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, फिर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, मार्च में होता है। और उस गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये डिसाइड हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जाएगी, है ना।
और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाने वाले थे, रिप्रेजेंट करने वाले थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बहुत कुछ ऐसा आउटपुट नहीं निकला। उन्हें वहां समझ में आया कि कोई भी देश की बात नहीं कर रहा है, रियासतें अपनी रियासतों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी दलित समुदाय के हित की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बिखराव दिखाई दे रहा था उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी है बहुत निराश हुए और उनकी कोई भी बातें वहां पर फुलफिल नहीं होने वाली थी, उनको दिखाई दे गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। इसका सेकंड फेज चालू होता है 1932-33 में। लेकिन अब सोचो, एक आंदोलन बिल्कुल अपने पीक पर था, फिर उसको आपने वापस ले लिया, फिर अब दोबारा से आप बोल रहे हो कि उस आंदोलन आंदोलन को हमको शुरुआत करना चाहिए। तो लोगों के अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है ना। एक समय के हिसाब से एक होता है ना कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर कोई चीज की जाए तो उसका एक अलग आउटपुट निकलता है, और समय निकलने के बाद वो चीज की जाएगी तो उसका वैसा आउटपुट नहीं होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा फेज चालू हुआ था वो बहुत ज्यादा लोगों की उसमें भागीदारी नहीं थी, उनके अंदर उस तरीके का वो जुड़ाव नहीं था। और जब वापसी की गई थी तो उस समय सरकार ने भी दमन का सहारा लेने में बिल्कुल लापरवाही नहीं की। दमन का सहारा लिया, बहुत क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ में आंदोलन को दबा दिया। तो सेकंड फेज जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो खत्म हो चुका था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकंड फेज के भी खत्म होने के बाद से कांग्रेस के सामने क्वेश्चन था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो राइटर इससे शुरुआत करता है कि आंदोलन की वापसी के बाद, वो जो सेकंड फेज था उसकी वापसी के बाद, जो राष्ट्रवादी थे, है ना, जितने भी नेशनलिस्ट थे, उनके सामने क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए। और वो बेसिकली दो चीजों में बहस करते हैं, द्विस्तरीय बहस चलती है। एक तो कि राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो, आगे जब हम हमारे नेशनल मूवमेंट को ले चलेंगे, क्योंकि ये आंदोलन तो खत्म हो चुका है, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी पर ये डिस्कस करना चाह रहे थे। दूसरा, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भागीदारी की जाए या नहीं की जाए। तो देखो, साइमन कमीशन के बारे में सबने सुना है, ये कहानी बहुत लंबी है। 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए 10 वर्ष पर एक आयोग गठित किया जाना था, वैधानिक आयोग। डिटेल से मैंने आपको बता रखा है, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे 2 साल पहले ही, 1927 में वैधानिक आयोग गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष था जॉन साइमन, जिसके नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी रिपोर्ट पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई, और वो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें फाइनली इस पर डिस्कशन हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। इसमें कुछ नए प्रोविजंस जोड़े गए और फाइनली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक्ट बनाया, जिसका नाम था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर भारत सरकार अधिनियम। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम में ये प्रोविजन था कि 1937 में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। कौन से? प्रोविंशियल इलेक्शन, या फिर जिसको कहा गया प्रांतीय चुनाव। ठीक है, तो क्योंकि कांग्रेस थी, उसको ये पता था कि 1937 में जितने भी भारत में ब्रिटिश प्रोविंस है वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये वो समय था जब जो कांग्रेस के लीडर्स थे या जितने भी राष्ट्रवादी थे, उनके मन में दो चीजें चल रही थी। एक तो ये कि आगे हमारी क्या रणनीति हो आंदोलन की, दूसरा ये कि क्या ये जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बुक में इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने सबसे पहले इस पर बहस की कि हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो। ठीक है, प्रथम चरण की बहस में 3 अवधारणाएं सामने आई, यानी कि हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो। इसमें कांग्रेस में 3 अलग विचारधाराएं दिखाई दी। कुछ लोग थे जिनका कहना था, गांधीवादी विचारधारा को समर्थन देते हुए, कि रचनात्मक कार्य किया जाए। रचनात्मक कार्य क्या? कि ग्राउंड लेवल पर जाओ, लोगों को राजनीतिक शिक्षा दो, छुआछूत खत्म करो, महिलाओं के अधिकारों की बात करो, शिक्षा या बुनियादी जो ढांचा है उसके सुधार हेतु काम करो। आप समझ पा रहे हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को अगले मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना, इसको बोलते थे रचनात्मक कार्य। और यहां पर आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो, इसमें कांग्रेस का एक तबका बोल रहा था कि भाई हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को अगले मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पुनः संवैधानिक तरीकों से संघर्ष प्रारंभ किया जाए तथा 1934 के भावी
केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग ले। 1937 में तो 1935 के एक्ट में प्रोविजन किया गया कि प्रांतीय चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले ही 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने वाले थे। केंद्रीय विधानसभा जो थी इसके चुनाव होने वाले थे। ओके, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि देखो अभी आंदोलन तो खत्म हो गया है और 1934 में ये जो इलेक्शन होने वाला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, हमको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए कांग्रेस के मेंबर्स को, और अगर हम यहाँ पर जीतते हैं तो हम यहाँ बैठकर संवैधानिक तरीके से चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। वही तीसरा एक ग्रुप था जो कि जिसके समर्थक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे वो थे। वो बोल रहे थे क्या बोल रहे हो रचनात्मक कार्य, क्या बोल रहे हो इलेक्शन लड़के थोड़ा सा आपके फेवर में कानून बनाएंगे। उनके हिसाब से ये दोनों ही चीजें खराब है। उनका कहना था कि देखो अब आपने जब आंदोलन शुरुआत किया है तो अभी आपको आंदोलन को कंटिन्यूअस ले जाना चाहिए, आपको आंदोलन को रोकना ही नहीं चाहिए था, आपने यही गलत किया। तो तीसरी अवधारणा का समर्थन वामपंथी विचारधारा, नेहरू वाले जो समाजवादी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रेरित थे, तो वामपंथी दल नेहरू कर रहा था जो जन आंदोलन को जारी रखने का पक्षधर था। इनका कहना था कि जो मास मूवमेंट है इसको चलने दिया जाए, आप इसको रोक ही क्यों रहे, मास मूवमेंट को हमें रोकना ही नहीं चाहिए, और ये जो अभी हमारे अंदर एनर्जी है इसको हमें उस डायरेक्शन में सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है यहाँ पर, नेहरू के विचार वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेहरू का क्या कहना था। अब देखो ये तो पता लग गया ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है। एक बोल रहा है रचनात्मक कार्य करते, एक बोलता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बोल रहा है कि नहीं हमें आंदोलन को ही जारी करना चाहिए। तो ये जो तीसरा तबका था इसमें नेहरू के क्या विचार थे। नेहरू का कहना था कि पूंजीवाद का समूल उन्मूलन करके समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो उनका कहना था ये जो पूंजीवादी ब्रिटिश है इसको हमें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, भारत से सफाया, और इसके बाद से भारत में जो व्यवस्था लाई जाए वो समाजवादी व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था जहां पर मजदूरों और किसानों के अधिकारों की बात की जाएगी, इक्वालिटी की बात की जाएगी। तो हमें पूंजीवाद का समापन करना चाहिए, समाजवाद को भारत में स्थापित करना चाहिए। पूंजीवाद का समापन मतलब ब्रिटिश को भारत से बाहर फेंकना चाहिए, और इसके लिए हमें मजदूर और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहिए। मजदूर और किसान जो है ये संगठित होंगे और इनके द्वारा हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेंगे पूंजीवाद को रिप्लेस करके। साथ ही नेहरू का यह भी कहना था कि गांधी जी जो ये संघर्ष समझौता संघर्ष की नीति चलाते हैं ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी का एक स्ट्रेटेजी था, वो क्या करते थे, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते थे और मूवमेंट स्टार्ट करके जब कुछ समय हो जाता था, लोगों की भी एक झेलने की क्षमता होती। गांधी जी का ऐसा कहना था कि किसी मूवमेंट को लंबे समय तक अगर आप चालू रख रहे हैं तो लोगों की जो प्रतिरोध करने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती है, और एक ऐसा समय आता है जब लोग थक जाते हैं, जब लोग हार जाते हैं, और वो मूवमेंट आने के पहले ही हमें समझौता कर लेना चाहिए सरकार से। जो भी वो हमारी डिमांड कुछ थोड़ी बहुत फुलफिल करती है उस थोड़ी बहुत डिमांड को ही हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और पूरी डिग्निटी से, ये नहीं बताना कि हम थक गए हैं, हमें पूरी डिग्निटी से कि चलो तुम हमारे सामने प्रस्ताव रख रहे तो हम आपके प्रस्ताव पर विचार करते हैं, विचार करते हुए बोलकर हम उनके साथ में समझौता कर लेंगे, या फिर उनको समझौते के लिए समय दे देंगे कि ठीक है आप इस पर विचार करके हमें बताइए, और फिर हम समझौता करने के बाद आंदोलन को रोक देंगे, और रोकने के बाद कुछ समय तक हम अपने आप को वापस प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, अगली बार संघर्ष के लिए। तो ये जो संघर्ष समझौता संघर्ष की नीति थी ये जवाहरलाल नेहरू को समझ नहीं आ रही थी। वो बोल रहे थे क्या चला रहे गांधी जी। उनका कहना था कि हमें इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए, संघर्ष विजय की नीति, संघर्ष विजय की नीति। एक बार आपने संघर्ष की शुरुआत की तो ये संघर्ष तभी रुकेगा जब आपको विजय मिल जाएगी, है ना, जब आप जीत जाएंगे। तो इनका कहना था संघर्ष शुरुआत करके आप उसको रोकिए मत, जब आपने चालू कर दिया तो उसको तब तक चलाइए जब तक आपको आजादी नहीं मिल जाती। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वही तो आंदोलन है। अब ये वो मूवमेंट है जिसको आपको लगातार आगे ले जाना चाहिए, इस मूवमेंट को रोकना नहीं चाहिए, इस मूवमेंट पर, ओके। और ये मूवमेंट को तब तक चलाना चाहिए जब तक हमको विजय नहीं मिल जाती, आजादी नहीं मिल जाती। तो नेहरू के ये दो विचार थे, एक तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना और दूसरा संघर्ष विजय की नीति की वो बात कर रहे थे। सत्ता में भागीदारी में सहमति। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे
जिनका कहना था कि नहीं, हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए 1934 के, 1937 के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन को गांधी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वो टाइम पीरियड था जहां पर कांग्रेस में तीन अलग अलग विचारधारा, एक रचनात्मक कार्य वाले तो पूरे गांधी जी के फेवर थी, दूसरा नेहरू जो बोल रहे हैं, और तीसरा बोल रहा है कि जाकर हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो गांधी जी ने इस समय थोड़ा सा दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई। दूरदर्शितापूर्ण का मतलब है कल की नहीं सोचना, आने वाले भविष्य का सोचना कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और वही स्मार्ट व्यक्ति होता है जो कि इमीडिएटली क्या उसका रिजल्ट आएगा वो ना सोच के दूरगामी परिणाम पर विचार करके ही कोई एक्शन ले। तो उस समय गांधी जी ने अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति को अपनाया, और इसको अपनाते हुए उन्होंने कांग्रेस को टूटने नहीं दिया। जैसे 1907 का स्प्लिट हुआ था वैचारिक मतभेद के कारण, गांधी जी ने यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, और फिर इसको अपनाते हुए उन्होंने कांग्रेस को विभाजित होने से बचा लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के जो चाहते हैं कि हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ठीक है, उन्हें काउंसिलों में या काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देते हैं, कोई बात नहीं। जो ऐसे लीडर्स है जो चाहते हैं वो जाके काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसिल के इलेक्शन के लिए या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके इलेक्शन के लिए 1934 मई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में एक बोर्ड बनाया गया था, संसदीय बोर्ड का, मतलब कांग्रेस के ही मेंबर्स ने मिलकर एक बोर्ड बनाया जो कि ये बताने वाला था कि किस तरह से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अब ये वो टाइम था जहां पर गांधी जी कांग्रेस को दूर से देख रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि अरे, कांग्रेस में जो नए तत्व आए हैं उनकी जो ऊर्जा, शक्ति है, विचारधारा है, वो मुझसे मैच नहीं कर रही है। और गांधी जी ने ये बोलते हुए 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि देखिए, अगर मैं मेरी विचारधारा को जबरन थोपूं वो सही नहीं होगा। मैं अहिंसा पर काम करता हूं, और अहिंसा इस स्तर की अपनाया है कि किसी को जबरन रोकना भी मेरे अहिंसा के खिलाफ है, या फिर जबरन रोकना हिंसा में आ जा रहा है। हिंसा मतलब मार काट नहीं, हिंसा मतलब मानसिक रूप से भी अगर किसी को दबाव में मैं ला रहा हूं तो वो भी क्या है, हिंसा में आ जा रहा है। तो गांधी जी ने कहा ये मेरे अहिंसात्मक तत्व के विरुद्ध है, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नए तत्व आए हैं जो यही काउंसिल में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं या समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा सेपरेट हो जाना चाहिए। और यह कहते हुए गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए, लेकिन उसके पहले जब कांग्रेस में किसका वर्चस्व हमें दिखाई दे रहा था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये वो समय था जब ये समाजवादी विचारधारा के लीडर्स ने भी थोड़ी से स्मार्टली डील किया, क्योंकि गांधी जी जब थोड़ा अलग हुए अपने रचनात्मक कार्यों से, कांग्रेस से इस्तीफा लेके, उस मूवमेंट पर दो विचारधारा और टकरा सकती थी ना। दो विचारधारा कौन, एक तो जो इलेक्शन के लिए बोल रही, एक समाजवादी विचारधारा वाले। लेकिन यहां पर समाजवादी विचारधारा वाले कांग्रेस के लीडर्स ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाई, और जो कुछ लीडर्स चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इस पर ये भी एग्री हो गए। और इसके बाद से इलेक्शन हुआ, कौन सा, केंद्रीय विधानसभा का 1934 में। और इस केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लीडर्स को बढ़ चढ़कर जीत मिलती है। कांग्रेस के प्रशंसनीय प्रदर्शन हुआ यहाँ पर, और आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें किसने जीत ली थी, कांग्रेस ने जीत ली थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी केंद्रीय विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद में जो टोटल मेंबर्स थे उसमें से 75 सीट्स इंडियन के लिए रिजर्व थी। अब 75 सीट्स जो इंडियन के लिए रिजर्व थी, इसमें इंडियंस पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब इंडियन मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं, इंडियन दूसरी पार्टीज के भी हो सकते हैं। तो ये 75 सीट्स में से अकेले 45 सीट पर किसको जीत मिलती है, कांग्रेस को मिलती है। आप समझ में अब आ रहा है आपको, यानी बाकी सीट्स जो है वो अदर पार्टीज को मिलती है, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत थी, 45 सीट जीते सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो अपने आप में प्रशंसनीय था। और फिर ये वो मोमेंट था जहां पर ये गांधी जी या फिर जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनको ऐसा लगा कि सही डिसीजन रहा जो इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है।
क्या रीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लाने का? 1919 में, कुछ समय पहले ही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके बहुत कम समय में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविजन बनाकर इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर राइटर सबसे पहले बताता है कि क्या कारण था कि 1935 का अधिनियम लाने की जरूरत महसूस हुई। पहला, 1919 का जो एक्ट था, जब ये एक्ट भारतीयों के सामने आया तो जो भारतीय लीडर थे राष्ट्रवादी, उनको ठगा सा महसूस होने लगा। उनको बोले क्या ये 1919 का कानून लेकर आए हैं, ऊपरी तौर पर दिखा रहे हैं, असल में तो कुछ पावर हमें मिली नहीं दी। तो 1919 के सुधारों के प्रति जो असंतोष था, उस असंतोष ने ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दी थी कि कांग्रेस के जो उदारवादी लीडर थे, उनके द्वारा सामने आ जाते हैं, उनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज की वो बात करेंगे कि नहीं, हमें सेल्फ गवर्नेंस लाना है इंडिया में, हम खुद इंडियंस इंडिया में रूल करेंगे। ओके, तो ये कारण था जिससे ब्रिटिश पे दबाव पड़ा। उनके 1919 के एक्ट में उदारवादी ही उनके खिलाफ हो गए थे। 1919 के सुधारों को असंतोषजनक कहते हुए कांग्रेस ने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन चालू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत सारे डिफरेंट रीजन से। राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1919 का जो एक्ट था वो भी एक फैक्टर था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस ने चालू करते हुए ये बोला था कि तुमने 1919 के कानून में हमारा पागल बना दिया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था जिससे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसका एक फैक्टर था 1919 का एक्ट। तो ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाता है। तीसरा, 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद साइमन कमीशन बनाया, मतलब बेसिकली वैधानिक आयोग बनाया, और वो वैधानिक आयोग 1919 के एक्ट पर विचार विमर्श करने वाला था कि इसमें क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो 1927 में जो साइमन कमीशन बनाया वो खुद अपने आप में ये दिखा रहा है कि ब्रिटिश ने 1919 के एक्ट में गड़बड़ किया है। ओके, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति से सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार असफल रहे हैं। 1919 का एक्ट प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ चेंजेस की बात कही थी 1919 के एक्ट में। तो ये भी दबाव डाल दिया था सरकार पे कि नया कानून बनाने की आवश्यकता है। अगला, इसी समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उन्होंने किस तरह से इंडियंस को चैलेंज किया था। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो उनका कहना था कि आप इतने कैपेबल हैं तो सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो बनाइए। और उसी क्रम में हमें नेहरू रिपोर्ट दिखाई दी, मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट जो था उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की। जो 1919 का एक्ट आया था उसमें 1909 के एक्ट में पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया था मुस्लिम्स के लिए। 1919 के एक्ट में ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसका दायरा बढ़ा दिया गया था। मुस्लिम्स के अलावा दूसरे भी धर्म के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की जाने लगी। और 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की। उन्होंने बोला ये कम्युनल बेस पर आप क्यों रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि कोई कम्युनिटी की संख्या कम है तो आप उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट रिजर्व कर दो। लेकिन सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करने का मतलब क्या है कि आप भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की व्यवस्था बना रहे हो। तो नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की और एकीकृत संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बोला कि हमको एक ही संविधान चाहिए और वो संविधान में जितने भी माइनॉरिटीज है उनके लिए सीट रिजर्व कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक नहीं 4 संविधान बन जाए कम्युनल बेस्ड पर। तो ये भी एक व्यवस्था थी जिसकी वजह से ब्रिटिश को लग रहा था कि हाँ, हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। इसी बीच अक्टूबर 1929 में वॉइसरॉय भारत का जो था इरविन, ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड बैठते हैं और उनकी तरफ से इन्होंने घोषणा की कि ब्रिटेन जो है उसका मुख्य मुद्दा क्या है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देना। और ब्रिटेन जो है आने वाले समय में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएगा उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने पे विचार करेगा। तो इनकी ये घोषणा भी थी जिस पर विचार करना था और विचार करके कोई नई व्यवस्था लानी थी। तो 1935 के एक्ट में इस घोषणा ने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसी बीच हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए लंदन में 1931, 1932, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में
कोई विशेष उपलब्धि मिली नहीं, कुछ ऐसा आउटपुट निकल कर नहीं आया। यही रीजन था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते तो वो इतने ज्यादा हतोत्साहित हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि आगे हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इवन उसके बाद उन्होंने यहां से वापस जाते हुए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस जाने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण या फिर सेकेंड फेज की भी शुरुआत की। 1932-33 में सरकार द्वारा दमन के सहारे आंदोलन को दबाया गया, लेकिन बहुत अधिक समय तक ऐसा करना संभव नहीं था। ये जो सेकंड फेज था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सरकार ने इसको दबा तो दिया, लेकिन सरकार को पता था कितने लंबे समय तक, ये तो हमने इनके आक्रोश को दबा दिया, लेकिन अगर इसका कोई कानूनी सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, कानूनी सॉल्यूशन, तो ऐसी स्थिति में ये दोबारा से विद्रोह कर देंगे। बार बार ऐसे आंदोलन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से उनको था कि कोई ऐसी व्यवस्था लाए, कोई एक ऐसा कानून लाए जिससे भारतीय संतुष्ट हो जाए, इसका एक वर्ग तो एटलीस्ट संतुष्ट हो जाए। तो कुल मिला के 1935 के एक्ट लाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। खुद 1919 के एक्ट में जो लूप होल्स थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन का फेलियर होना, 1921 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें 1919 के एक्ट को एक आधार बताया गया था। इसके अलावा 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932-33 में हम देख रहे हैं किस तरह से सेकंड फेज चालू हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसको ब्रिटिश ने मारपीट के दबा दिया, लेकिन कितने समय तक। तो कुल मिला के उसको एक ऐसा कानून व्यवस्था लाने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे वो भारतीयों के एक वर्ग को संतुष्ट कर सके। 1935 का एक्ट आता है। 1935 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? बेसिकली ये एक्ट ही यहाँ पर बताना है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत ही लंबी कहानी दी गई, हमको उतना नहीं पढ़ना है। 1935 के एक्ट को अगर आपको कवर करना है, आप पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है वहां से 1935 का एक्ट देख लीजिए, वही हमारे काम का है, वहां से आपको कोर मिल जाएगा। इसको पढ़ेंगे अगर किताब में तो बहुत सारी चीजें लिख रखी है, इतनी सीट, ये इतना सीट, उसका कोई औचित्य नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले चीज जो 1935 के एक्ट में बोला गया था, क्या? अखिल भारतीय व्यवस्था बोली गई थी, ठीक है, कि ऑल इंडिया फेडरेशन, पूरे देश में एक ही कानूनी व्यवस्था लागू की जाएगी। अब आप बोलोगे अखिल भारतीय व्यवस्था मतलब क्या? देखो, हमारे देश में पूरी तरह से ब्रिटिश का रूल नहीं था। भारत में कुछ क्षेत्रों पर तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो था इंडिया का, ओके। लेकिन इसके अलावा भारत में काफी सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर राजा महाराजा थे, जिसे आप देसी रियासतें बोला करते थे। ऑलमोस्ट इंडिया का 1/3 पार्ट हमें इसके अंडर में दिखाई देता है, ओके। तो इन दोनों को एक ही कानूनी दायरे में लाने की बात की गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन में। लेकिन इसमें कमी क्या थी? इसमें इनको फ्री भी छोड़ा गया था, तुम्हारी मर्जी है, तुम हिस्सा बनो, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका पार्ट मत बनो। तो ये तो एक फ्रीडम मिल गया ना। और भारत में उस समय आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी के बाद भारत में 552 रियासतें थी, और पाकिस्तान वाले हिस्से को मिला ले, बांग्लादेश को मिला ले, तो कितनी ज़्यादा रियासतें थी। और अगर आप इनको इस तरह से संघ में शामिल करोगे जहाँ पर इनको इनकी मनमर्जी पे छोड़ दिया जाए, तो भारत के कितने टुकड़े होते आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या बोला गया था इसमें? प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, कि जो प्रांत के विषय है, स्वायत्तता, ओके, चेक कर लेना, स्वायत्त मिस है ना, स्वायत्तता की बात की गई थी। अब देखो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें प्रोविजन किया गया था कि हर एक प्रोविंस में डायरआर्की स्टैब्लिश की जाएगी, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है कि प्रांत के जो सब्जेक्ट्स थे उसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। सभी के समझ में आ गया, ओके। क्या था ये? ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से बताया, यहां पर हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर 1935 के एक्ट में बोल दिया कि नहीं, जितने भी सब्जेक्ट प्रोविंस को दिए जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट्स उनके पास में है, ठीक है। हम सारे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल रहे हैं और प्रांतों को पूरी तरह से उन विषयों पर स्वायत्तता दे रहे हैं। यानी कि अब किसी भी प्रांत का गवर्नर अगर उन विषयों पर कोई भी एग्जीक्यूशन करता है तो ऐसे मिनिस्टर्स की सहायता से करेगा, ऐसे मंत्रियों की सहायता से जो कि प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी वो कोई भी एक्शन लेते हैं तो विधान परिषद में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। एक और चीज इसमें बात की गई, किसकी? केंद्रीय द्वैध शासन की बात की गई। यहां पर बोल दिया गया कि जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर में भी अब इंडियंस का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। 1934 के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 45 सीट्स जो है वो कांग्रेस जीत कर जा रही है। तो इन्हें डर था कि सारे सब्जेक्ट्स अगर फ्री रहेंगे तो कहीं यहाँ पर भारतीय गेम ना खेल जाए, तो इसलिए इन्होंने सेंटर के सब्जेक्ट्स को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्स, रिजर्व। ये व्यवस्था भी लागू नहीं हो पाई थी, ये व्यवस्था भी लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन क्योंकि इसमें लाया गया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सांप्रदायिक मताधिकार को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया। ये कितना गलत था, इन्होंने और भारत के टुकड़े करने चाहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई थी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम यहाँ पर देखते हैं। व्यस्क मताधिकार जो है या फिर प्रत्यक्ष मताधिकार है, वो थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ जाता है, यानी थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी ये ले आते हैं। जो इन्होंने कर रखा था कि इतनी आयु होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना प्रॉपर्टी हो, इतने टैक्स पेयर हो और इतने पढ़े लिखे हो, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया था। तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन था। एक और चीज थी यहाँ पर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो लेकर आते हैं 1935 के एक्ट में, जिसमें से ये दो प्रोविजन तो लागू ही नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? पहली बार अखिल भारतीय व्यवस्था की बात की गई, प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और एक और चीज, यहाँ पर पहली बार जो विषय थे उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। ओके, अभी आपने 1919 का एक्ट पढ़ा था, उसमें देखा था सब्जेक्ट्स को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल। यहाँ पर सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक संघीय विषय बोला जा रहा था, संघीय विषय, दूसरा जिसको बोला जा रहा था प्रांतीय विषय, और तीसरा जिसे बोल रहे थे समवर्ती विषय। इस पर केंद्र कानून बना सकता था, इस पर राज्य, और इस पर दोनों, ठीक है। आज अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से लिया गया है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। 1935 के एक्ट में वॉइस ऑफ इंडिया को भी कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे। तो ये था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, अब इस एक्ट का थोड़ा सा हम क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इस एक्ट में प्रांतों में गवर्नर को असीमित अधिकार दे दिया गया था। जो प्रांत के गवर्नर थे, हर एक प्रांत के गवर्नर थे, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिया गया था। देखो, प्रांत के विषय को तो पूरी तरह से हैंडओवर कर दिया कि ये सारे हस्तांतरित विषय हैं, और गवर्नर जिस भी मंत्री की सहायता से काम करेगा वो मंत्री रिस्पॉन्सिबल है विधान परिषद के प्रति उस प्रांत की। अगर इनने गड़बड़ किया तो वो इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन गवर्नर को कुछ स्पेशल राइट दे दिया था, वीटो राइट्स वगैरह। तो ये अपने आप में सही नहीं था। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब ब्रिटिश बहुत चालाक थे, पावर देते भी कुछ ना कुछ कोशिश करके अपने हाथ में पावर रख लेते। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 में इसका विस्तार किया गया, 1935 में और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। महिलाओं के लिए, दलित वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, और ये पूरी तरह से गलत था, क्योंकि इससे भारत टूटता ना। अनम्य संविधान जो 1935 का एक्ट लाया गया था, इसमें क्या प्रोविजन था? इंडिया में इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, इसमें अमेंडमेंट कहां पर होगा? ब्रिटेन में अमेंडमेंट होगा। और ब्रिटेन अमेंडमेंट करने के क्या, वो आप उसे मांगते मांगते थक जाते। अगर इंडियंस के पास अमेंडमेंट की पावर रहती तो सेंट्रल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस बैठे हैं वो संशोधन करवा सकते थे अपनी मेजॉरिटी से, लेकिन यहां पर इंडियंस के पास पावर ही नहीं है। बोल दिया था कि जो भी व्यवस्था लाई गई है इसमें संशोधन की शक्ति किसके पास है? ब्रिटेन की संसद के पास, वही संशोधन करके भेज सकते हैं। दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था तो लाई गई, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जा रही है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया वाला रीजन या रियासतों के लिए एक ही व्यवस्था लाई जाएगी, लेकिन रियासतों को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा गया। आपकी मर्जी है, आप इस संघीय व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते बनिए, नहीं बनना चाहते फ्री होकर घूमिए। ये भी क्या था? देश को तोड़ने का ही काम था। केंद्र में द्वैध शासन थोपना, केंद्र में क्यों ला रहे हो आप डायरकी? जब सेंटर में आपने सब्जेक्ट्स फ्री कर दिए तो प्रोविंस में आपने सब्जेक्ट्स फ्री कर दिए, तो सेंटर में क्यों ला रहे हो आप? जान के, ताकि सेंटर में जब इंडियंस मेजॉरिटी में जाएं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रिजर्व रख सकें। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, 1935 के एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप देश के लोगों के हित की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकली या फिर क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें भारतीयों के हित थे।
हमारी कुछ डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने लीपापोती कर दी है, और वो भी इस हिसाब से कि आपके अधिकार सुरक्षित रहे। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता नाम मात्र, आपने प्रांतों को स्वायत्ता तो दी, लेकिन ऐसी स्वायत्ता दे दी जिसमें गवर्नर ज्यादा पावरफुल रहेगा हमेशा। और गवर्नर कौन बनकर बैठ रहा है? ब्रिटिश बनकर बैठ रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनको स्वायत्ता भी किस काम की, जब इनके ऊपर ये जो व्यक्ति बैठा है इसके पास स्पेशल पावर है। तो प्रांतीय स्वायत्ता तो आई, लेकिन नाम मात्र की। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसको कांग्रेस ने एक सिरे से अस्वीकार कर दिया था। अंग्रेजी सरकार की दीर्घकालिक रणनीति। ठीक है, अब अंग्रेजी सरकार क्यों 1935 के एक्ट में कुछ भी प्रोविजन हमारे फेवर में करती है? दो चार पॉइंट्स भी जो हमें दिखाई दिए, जैसे उन्होंने प्रोविंशियल थोड़ा सा ऑटोनॉमी की व्यवस्था कर दी कि प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को थोड़ा सा हम ज्यादा सब्जेक्ट्स जो दे रहे हैं वो उन पर उनका अपना राइट होगा। क्या था? अंग्रेजी सरकार को अस्थायी उपाय, अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी सरकार ने दमन को अस्थायी उपाय माना, क्योंकि 1933-34 में जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय फेज को खत्म करने के लिए दमन का सहारा लिया, तो इनको पता था कि ये तो टेम्पररी है, हमने इनको मार कूट के साइड कर दिया, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ये फिर से उठ खड़े होंगे। और उस परिस्थिति में क्या, तो इसके लिए ये टेम्पररी उपाय है, दमन परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? चलो कोई कानून बनाकर ले आते, इनकी बातें मान के इनको संतुष्ट करते थोड़ा बहुत। दूसरा, उदारवादी और संवैधानिक नरमपंथी जो ब्रिटिश को थोड़ा सा फेवर करते थे, ये ब्रिटिश से थोड़ा रिस्पेक्टफुली डील करते थे। हम 1885 में डिस्कस करके आ चुके थे। तो उदारवादी जो लोग थे ना, उनको ये अपने फेवर में करना चाह रहे थे कि अगर हम ऐसे सुधारवादी कानून लाएंगे तो उदारवादी वापस हमारे फेवर में आ जाएंगे कि देखो इन्होंने सुधार कर दिया। संवैधानिक संघर्ष में आस्था रखने वाले लोगों को सरकार के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकेगा। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि कानूनी दायरे में रहते हुए ही हमें सरकार के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, तो अगर हम इस तरह का संवैधानिक प्रोविजन उनको दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अपनी और निष्ठा शो करेंगे कि हाँ देखो कानून सुधार करके तो लाई ना, तो हमको इसी तरह संवैधानिक रूप से डिमांड करना चाहिए ताकि वो भी संवैधानिक सुधार कर सके। ओके, सत्ता का स्वाद चख लेने के बाद कांग्रेसी संघर्ष और बलिदान की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। हमने इंडियंस को यहाँ सीट दे दी, हमने इंडियंस को यहाँ सीट दे दी। अब इंडियंस जब वहां पर जीत कर जाएंगे और जाकर खुद सत्ता में बैठेंगे तो वो उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। किसके जैसे? ब्रिटिश के जैसे बन जाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ेगा फिर ग्राउंड लेवल पर जाके खून दो, बलि दो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, नहीं, उनको ये मजा आने लग जाएगा सत्ता का स्वाद। ओके, सुधारों के सवाल पर कांग्रेस विभाजित हो जाएगी। और अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है कि 1935 के हमारे प्रोविजन से ये असंतुष्ट हुए, तो कांग्रेस में इतने सारे तबके जुड़े हुए हैं, उनमें आपस में सहमति ही नहीं बनेगी कि 1935 के एक्ट में क्या प्रॉब्लम है और क्या हमारी आगे स्ट्रेटेजी या डिमांड होनी चाहिए, तो कांग्रेस बट जाएगी। प्रांतीय स्वायत्ता लागू होने से सशक्त प्रांतीय नेताओं का उद्भव होगा। इन्हें लगा कि प्रांतों को हमने स्वायत्ता दे दी, अब प्रांत में जो नए नए लीडर्स उभर कर आएंगे प्रोविंस में, तो जो ध्यान है वो लोगों का प्रोविंशियल लेवल पर ही केंद्रित रहेगा, सेंटर लेवल तक उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो ब्रिटिश के दिमाग में चल रहा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने डिसाइड किया लाओ 1935 का एक्ट, गोली फेंकते हैं, लोगों को फंसाते हैं। लेकिन हम कहाँ फंसने वाले थे, हम तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, राष्ट्रवादियों ने एक सिरे से 1935 के एक्ट का विरोध किया एक स्वर में। उसके द्वारा मांग की गई कि अति शीघ्र एक संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा क्या थी? राष्ट्रवादियों का कहना था कि भारतीयों से मिलकर एक सभा बनाई जाए, कुछ भारतीयों को चुना जाए और ऐसे भारतीयों की सभा कराई जाए, बैठक, और ये सभा हमारे देश के लिए संविधान, अच्छा कानून बनाएगी, अच्छा विधान बनाएगी। तो आपके बस की नहीं है, आप इसी तरह के कानून ला सकते हैं 1935 वाले। तो एक्चुअल में जो कानून है वो कौन लाएगा? व्यस्क मताधिकार के आधार पे, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर जो लोग अडल्ट हैं वो लोग वोट डालें, वोट डाल के कुछ भारतीयों को चुने, ये भारतीयों की बैठक कराई जाए और इस बैठक में ये भारतीय देश के लिए संविधान बनाए। तो यही वो टाइम पीरियड था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठने लग जाती है। ओके, तो हमने 1935 के एक्ट को रिजेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। द्वितीय चरण की रणनीति पे बहस। अब द्वितीय चरण की रणनीति क्या है? पहला वाला बताया आपको कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर पहले कांग्रेस में मतभेद था।
फिर उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया कि हमको इलेक्शन वाला प्रोविजन अपनाना चाहिए। उसी बीच 1935 का एक्ट आया। गवर्नमेंट का क्या रोल था, हमने उसको क्रिटिकली एनालिसिस किया। राष्ट्रवादियों ने उस पर क्या रिएक्ट किया वो हमने जाना। अब द्वितीय चरण की बहस मतलब क्या, कि कांग्रेस में एक और चीज को लेकर द्वंद्व था कि क्या 1937 वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रिसेंटली तो 1934 का हुआ, उसमें वो पार्टिसिपेट कर गए। तो अब 1935 का एक्ट आया है। उस एक्ट में बोला गया 1935 के कानून में कि 1937 में प्रांतीय चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन। अब कांग्रेस के दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि अगर हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इन इलेक्शंस में वोट कौन डाल रहे हैं, इंडियंस ही डाल रहे हैं। अब इंडियंस जब वोट डालने जा रहे हैं और वो अपने कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रहे कि हमारा नेता कहाँ है, तो वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो लोग कैसे हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। दूसरा, अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इलेक्शन का प्रोविजन 1937 का किस एक्ट से आया है, 1935 के एक्ट से आया है। तो इनडायरेक्टली तो हमने 1935 के एक्ट को मान्यता दे दी। अगर हम 1937 के चुनाव में लड़ रहे हैं, इसका मतलब 1935 के कानून को हम मान्यता दे रहे हैं और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई ना। तो यहां पर यही था द्वितीय चरण की रणनीति पे बहस। 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं हेतु चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा कि 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन होगा, जिसके साथ सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पे द्वितीय चरण की रणनीति पे बहस हुई कि क्या हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के जो सोशलिस्ट साम्यवादी पार्टी के लीडर्स थे, उनका कहना था कि नहीं जी नहीं, तुम क्या पढ़े हो ये सत्ता में भागीदारी, कोई भागीदारी नहीं करो, 1937 के इलेक्शन को छोड़ो। अगर आप 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ले रहे हो और ये व्यवस्था 1935 के कानून से लाया गया, तो तुमने क्या कर दिया, अपने आप में इस एक्ट को स्वीकार लिया। और जब आपने इस कानून को मान्यता दे दिया तो आपने अपने ही देश के राष्ट्रवादियों द्वारा ऐसा दिखा दिया कि हमने किसी चीज को ना किया और उसी चीज की एक व्यवस्था को अपना लिया, यानी कि हमारे अंदर कमी है, हमें अपनी गलती का एहसास है, तभी हम इसको अपना रहे हैं। तो इनका कहना था, जो सोशलिस्ट पार्टी या फिर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की, नहीं नहीं 1937 के इलेक्शन को छोड़ो आप। वहीं सत्ता में भागीदारी के जो समर्थक थे, जो लोग चाह रहे थे कि 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका कहना था कि देखो इसको इतना दिल पर मत सॉरी देखो, उनका कहना था कि इसको तुम इतना दिल पर मत लो और ये एक अल्पकालिक रणनीति है। तुम ये मत सोचो कि हम वहां जाकर बैठ के वहां से आजादी दिलाने वाले हैं। हमें भी पता है कि वहां बैठ के आजादी नहीं मिलेगी। ये हमारा एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि लेटेस्ट तो हम कोई आंदोलन कर नहीं सकते। अभी अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड फेज खत्म हुआ है। तो अगर आपके पास में अभी कोई आंदोलन का है स्ट्रेटेजी तो अलग बात है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो हमको वहां जाना चाहिए, क्योंकि लोग हमें ढूंढेंगे, है ना, हम उनको निराश नहीं कर सकते। और वहां जाकर हम थोड़े समय के लिए अपने फेवर में चीजों को करवाने की कोशिश करेंगे। और हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम ये डेफिनेटली हो सकता है कि पद पे जाने के बाद हमें पद का लालच आए, लेकिन हम इससे दूर नहीं भाग सकते। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे लालच से खुद को दूर रख सकें, ठीक है। अब गांधी जी का क्या कहना है। गांधी जी इनिशियली बोल रहे थे रचनात्मक कार्य वाले कि नहीं, सत्ता में भागीदारी छोड़ो, 1937 का एक्ट छोड़, 1937 का इलेक्शन छोड़ दो। 34 तो तुमने पार्टिसिपेट कर ही लिया ना। लेकिन बाद में 1936 के प्रारंभ में उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक है, एक बार इनको अवसर दे दो, चाहते हैं तो कर लेते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट। अब 1936 का कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ, 1937 का कांग्रेस का फैजपुर सेशन हुआ, और इन दोनों ही सेशंस में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि चलो इलेक्शन में 1937 के इलेक्शन में जो लीडर्स चाहते हैं उनको हम पार्टिसिपेट करने का मौका दे दे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम इन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा।
इन्हें हम पार्टिसिपेट करने का मौका दे देते हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हमारी क्या-क्या आगे स्ट्रेटेजी रहेगी। चुनावी घोषणा पत्र में जो मेन उनका एजेंडा था कि हम भारत सरकार अधिनियम को पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे 1935 के एक्ट को। कांग्रेस ने टोटल 1161 सीटों में से 716 स्थानों पर चुनाव लड़ा। 6 प्रांतों में अपनी मेजॉरिटी में सरकार भी बना डाली। सोचिए कांग्रेस को इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है 1937 के इलेक्शन में। तो 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस के जो लीडर्स जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो टोटल सीट्स थी, जितने भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, उन प्रांतों में विधान परिषद में टोटल जो सीट्स थी वो 1161 थी, जिसमें से 716 सीट पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और ये इलेक्शन में इसको मेजॉरिटी में सीट्स मिलती है 6 प्रांतों में, जहां पर इन्होंने अपनी सरकार तक बना डाली। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक सेशन। बुक में इतना ही बताया गया है और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को लिंक करना कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उस समय कांग्रेस क्या डील करे। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है ना, इसको हमें समझते हुए चलना है, क्योंकि अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वहां पर हम जानेंगे कि 1937 का इलेक्शन तो ये जीत चुकी। 1937 के इलेक्शन को जीतने के बाद ये अपने लेवल पर काम कर रही है, रचनात्मक कार्य अपने लेवल पर हो रहा है, और उसी बीच 1939 में हम देखते हैं कि किस तरह से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। ये जो इलेक्शन लड़के बैठे हुए हैं सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, सब अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे और त्याग पत्र देने के बाद सब कूद जाएंगे कहां पर, नेशनल मूवमेंट में। और अब जब 1939 से हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, वो टाइम पीरियड होगा कि फाइनली 1947 में हम आज़ादी लेकर ही मानते हैं। तो अब की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी आने वाले समय में, जो हमारे चैप्टर्स होंगे, और काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स हो चुके हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, एग्जाम भी आपके काफ़ी पास है। आर्ट एंड कल्चर हमारा ऑलमोस्ट डन है, एक चैप्टर बचा है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा पूरा कवर हो चुका है, ये भी ऑलमोस्ट 80% पर हम पहुंच चुके हैं। अब बच गया आपका मिडेवल का, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा मैं मिडेवल की क्लासेस बढ़ा दूंगी, वो भी आप मानकर चलो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो मई में आपका पेपर है। हम कोशिश करेंगे कि मार्च एंड या अप्रैल जो मिड तक है आपका पूरा सिलेबस कवर करा दे। जितना हो गया उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। एंशिएंट पूरा हो चुका है, उसको रिवाइज करिए। आर्ट एंड कल्चर को बार बार रिवीजन दीजिए, स्पेशली पार्ट 1 जो है फाइन आर्ट का। और जो मॉडर्न हिस्ट्री अब तक हमने करा है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 80% सिलेबस हो गया, इसको आप बार बार रिवाइज करिए। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।